एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। आई एम प्रियंका। आज हम कर रहे हैं पीजीटी इकोनॉमिक्स में क्लास 4th। ऑलरेडी हम 3 क्लासेस कवर कर चुके हैं। प्लेलिस्ट मैंने अलग से बना ली है, आप उसे चेक कर लेना। पीजीटी के अलावा हम रात को 9 बजे डेली जो है वो क्लास कर रहे हैं यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स दिसंबर की प्रिपरेशन। ओके, सो आप जो है ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करना, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो वो डाउट आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। प्लस अगर आपको लगता है कि आपको किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम जो है उसका सॉल्यूशन चाहिए या उसके मैं सॉल्यूशन करवाऊं, तो आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर को मेल आईडी पे शेयर करना है। ठीक है, ये आप करेंगे। और एक कमेंट था कि मैम आप ईयर बता देना, तो आज हम कर रहे हैं उड़ीसा का पीजीटी इकोनॉमिक्स का 2023 का क्वेश्चन पेपर। देखो, मेरे पास लेटेस्ट पेपर नहीं है, तो मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से ही है कि आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट का आप लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर जो है वो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। उसकी मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करवाऊंगी। और जैसा कि आपको पता है कि हम सिर्फ पीवाईक्यू सीरीज नहीं करते, हम उसके साथ जो है कंसेप्ट भी करते हैं। तो आपकी प्रिपरेशन बहुत ही बेहतर हो सकती है अगर आप रेगुलर जो है क्लासेस जो है अटेंड कर रहे हैं। आप किसी भी स्टेट के हो, लेकिन आपका मोटिव होना चाहिए कि आपको हर स्टेट का पीजीटी, अगर आप पीजीटी का एग्जाम दे रहे हो तो हर स्टेट के पीजीटी के क्वेश्चन पेपर आपको क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। इससे आपका जो है एक तो आपकी समझ बढ़ेगी, उससे आपको ये भी पता चलेगा कि आपने जो अब तक पढ़ा है उसमें से आपको कुछ आता भी है या नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है, कहाँ आप लैग कर रहे हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। इंडिफरेंस कर्व फॉर टू नॉर्मल गुड्स दैट आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। आप ये देखोगे कि आज से पहले हमने अलग अलग स्टेट के क्वेश्चन किए, जैसे हमने हरियाणा का कर लिया और हमने बीपीएससी का कर लिया है। आप दोनों में ये देखना कि आज जब हम उड़ीसा का पेपर कर रहे हैं पीजीटी लेवल का, तो ये क्वेश्चंस जो यहाँ आ रहे हैं वो यहाँ भी आ रहे हैं, क्योंकि पीजीटी जो है लेवल तो सेम है ना, तो आपको हर जगह वो क्वेश्चन सीखेंगे, उसी लेवल के क्वेश्चन सीखेंगे। तो आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो सकती है अगर आप ये सोच के ना करें कि आप सिर्फ हरियाणा के हैं तो हरियाणा पीजीटी की ही तैयारी करेंगे, या फिर आप बीपीएससी के हैं तो उसी की करेंगे, यूपी पीजीटी के हैं तो उसी की करेंगे। अगर आप ये मान के करेंगे तो आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता। सॉरी टू से, इट इज हार्श, वेरी हार्श लाइन, बट आई हैव टू से दिस कि अगर हम ये सोच के करते हैं कि हम सिर्फ इसी पर्टिकुलर पीवाईक्यू सीरीज तक रहेंगे तो एग्जाम क्लियर करना काफी मुश्किल है, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल जो है वो अलग हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। आप सेम उसी चीज पे नहीं रह सकते। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, और उड़ीसा पीजीटी में हिंदी में पेपर नहीं होता है तो इसके लिए मुझे माफ करना, इंग्लिश में ही पेपर होता है वहां पे। इंडिफरेंस कर्व फॉर टू नॉर्मल गुड्स दैट आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट इज। अगर इंडिफरेंस कर्व कैसा बनेगा, अगर दो नॉर्मल गुड्स जो है वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, अपवर्ड स्लोपिंग हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, डाउनवर्ड स्लोपिंग या फिर वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। तो अगर इंडिफरेंस कर्व की हम बात करें तो इंडिफरेंस कर्व हमें क्या शो करता है, इट शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स व्हिच गिव्स द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। ऐसे गुड्स का कॉम्बिनेशन, दो गुड्स का कॉम्बिनेशन जो क्या देता है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है। गुड 2 और गुड 1 मान लो हमने यहाँ पे लिया है, और यहाँ पे पूछा गया है कि अगर गुड आपका परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, मतलब अगर कंज्यूमर विलिंग है टू सब्स्टिट्यूट वन गुड फॉर द अदर एट अ कांस्टेंट रेट, क्योंकि दोनों गुड्स क्या हैं, दोनों परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। जैसे एक पेन की जगह एक पेंसिल ले ली, इसका मतलब आपको क्या मिलेंगे, इसका मतलब आपको मिलेंगे कांस्टेंट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये ध्यान रखेंगे। और कल भी मैंने आपको बताया था कि इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग या कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, किसकी वजह से, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से या फिर इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से, ये आप बताएंगे। ठीक है, सो अगर आपके गुड सब्स्टिट्यूट है तो आपका जो है आईसी जो है, इसका मतलब क्या दे रहा है, कांस्टेंट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन दे रहा है, और वो स्ट्रेट लाइन बनेगा विद अ नेगेटिव स्लोप। ठीक है, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग आपकी स्ट्रेट लाइन जो है वो बनेगी किस केस में, इफ द गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, इस तरीके से। लेकिन अगर आप मान के चलो कि अगर गुड्स आपके परफेक्ट सब्स्टिट्यूट की जगह अगर आपको बोल दिया जाए कि गुड्स आपके कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो उस केस में इंडिफरेंस कर्व की शेप क्या होगी, तो उस केस में इंडिफरेंस कर्व जो है राइट एंगल होगा, एल शेप जो है उसकी कर्व होगी, और इस केस में आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन 0, या फिर क्या आ सकता है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपका इंफिनिटी है। इस चीज को ध्यान रखना। क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकते हैं कि आपसे ये डायग्राम पूछ लिया जाए कि किस शेप का बनेगा, और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एमआरएस क्या होगा, उस वक्त कांस्टेंट होगा, इंक्रीजिंग होगा, डिमिनिशिंग होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन जो है ये आ सकता है। क्लियर है, सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ अ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व इज टेंजेंट टू द कर्वीलिनियर डिमांड कर्व, अगर आपका स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व टेंजेंट है किसके, कर्वीलिनियर डिमांड कर्व के, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या होगा, एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या होगा, डिफरेंट होगा डिफरेंट डिमांड कर्व्स पे, डिफरेंट डिमांड कर्व्स पे। कल भी मैंने जब आपको ये पीवाईक्यू क्वेश्चन रहता है तो मैंने आपको ये चीज बताई थी। डिपेंड करेगा लोकेशन ऑफ पॉइंट ऑफ टेंडेंसी क्या है, आइदर सेम या डिफरेंट होगा, या सेम होगा फॉर बोथ द डिमांड कर्व्स। तो देखो, अगर हम टॉप की बात करें तो इस पॉइंट पे आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा,
अगर हम यहाँ देखें तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, इन्फिनिटी। इस पॉइंट पे देखें तो क्या होगा, 0। इस पॉइंट पे देखें तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, 1। इधर अगर कोई पॉइंट है तो ग्रेटर देन 1, और अगर इधर कोई पॉइंट है तो क्या होगा, लेस देन 1। तो ये डिपेंड करता है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सबसे पहली चीज तो मेजर क्या करता है, तो ये मेजर करता है, ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि कितना हमारे प्राइस के चेंज होने से हमारी क्वांटिटी में कितना चेंज आया है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, कल भी हमने ये किया था। तो परसेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अगर स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व है, इलास्टिसिटी हमारी वेरी कर सकती है। स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व है तो हमारी इलास्टिसिटी वेरी कर सकती है अलोंग द कर्व। और कर्वी लीनियर या फिर नॉन लीनियर हमारा डिमांड कर्व है तो इलास्टिसिटी हमारी पॉइंट टू पॉइंट बेस होती है, स्लोप भी और प्राइस की क्वांटिटी भी। ठीक है, तो अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो डिपेंड करता है अपॉन द लोकेशन ऑफ द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, किस पॉइंट पे हमारी टेंजेंसी है उस पॉइंट पे हमारी इलास्टिसिटी फिर उस पॉइंट के हिसाब से जो है वो डिपेंड करेगी। ठीक है, क्लियर है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजल कर्व फॉर द नॉर्मल कॉमोडिटी। नॉर्मल कॉमोडिटी के लिए आपका एंजल कर्व जो है वो क्या होगा। सबसे पहले एंजल कर्व का मतलब क्या होता है, ये शो करता है कि क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड्स चेंज हो रहे हैं, जैसे कंज्यूमर की इनकम चेंज हो रही है उस हिसाब से उसकी क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आ रहा है। ये होता है आपका एंजल कर्व। एंजल कर्व में हम इस साइड क्या लेते हैं, इस साइड हम इनकम लेते हैं और इस साइड हम गुड लेते हैं, चाहे इंफीरियर हो आपका नॉर्मल गुड हो, चाहे आपका क्या हो लग्जरी गुड हो। ठीक है, और एंजल लॉ क्या कहता है, एंजल लॉ आपका ये कहता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम जो है इंक्रीज होती है तो जो आपका प्रोपोर्शन है स्पेंट ऑन फूड ग्रेन पे जो आप जो है अपनी इनकम का पार्ट स्पेंड कर रहे हो वो क्या होगा, या बेसिक गुड्स पे जो आप स्पेंड कर रहे हो वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और एंजल लॉ के अकॉर्डिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, लेस देन 1 होती है। यहाँ इस तरीके से भी क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। तो अगर हम एंजल कर्व नॉर्मल कमोडिटी की बात करें तो नॉर्मल गुड्स के लिए जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होगी, अगर आपकी सॉरी इनकम को हम वाई से डिनोट करते हैं कि अगर आपकी इनकम इंक्रीज होगी तो कंज्यूमर ज्यादा गुड्स की डिमांड करेगा, नॉर्मल गुड्स ज्यादा खरीदेगा। ठीक है, तो देयरफॉर नॉर्मल गुड्स के केस में एंजल कर्व आपका क्या होगा, इट विल बी अ पॉजिटिव स्लोप, कि इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी आपकी क्या होगी, राइज करेगी। तो ये क्या बनेगा, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व जो है वो शेप इसकी बनेगी कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आप गुड्स की डिमांड भी जो है वो और ज्यादा करोगे, उसी तरीके से आपकी गुड्स की भी डिमांड होगी। ठीक है, इंफीरियर गुड्स के केस में डाउनवर्ड स्लोपिंग बन सकता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग बन सकता है क्या, क्योंकि जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होगी वैसे वैसे आप इंफीरियर गुड्स की डिमांड को क्या करोगे, कम करोगे। ठीक है, तो जब भी आप कोई भी क्वेश्चन करो तो उसके आसपास की सारी चीजें, जैसे एंजल कर्व के बारे में पूछा है, एंजल लॉ भी हमें पता होना चाहिए क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से। और उसके अलावा भी और गुड्स की शेप जो है वो कैसी बनेगी। लग्जरी गुड्स के केस में इलास्टिसिटी जो होगी वो क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी लग्जरी गुड्स के केस में। तो इस तरीके से उसका जो है वो कर्व बनेगा। ठीक है, क्लियर है। अब चलते हैं हम आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है। देखो क्या बोल रखा है हमें, if by increasing 1 unit of capital of a firm gives up 2 unit of labor and produces the same level of output, then marginal rate of technical substitution for capital and labor क्या होगा। तो marginal rate of technical substitution हमें क्या शो करता है कि कितना लेबर आप विलिंग हो गिव अप करने के लिए या सब्स्टिट्यूट करने के लिए, किसके लिए, कैपिटल के लिए, कितना लेबर आप क्या कर सकते हो, गिव अप कर सकते हो। कीपिंग योर आउटपुट इज कांस्टेंट, कि आपका आउटपुट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो डीएल बाय डीके हो जाएगा, कितना की लेबर आप चेंज करना चाहते हो, किसके लिए, कैपिटल के लिए, तो डीएल बाय डीके। अगर के इंक्रीज हो रहा है, अगर आपकी कैपिटल इंक्रीज हो रही है 1 से, तो आपका लेबर जो है कितने से कितना आपको गिव अप करना पड़ेगा, 2 से गिव अप करना पड़ेगा, सेम आउटपुट को क्या करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। तो इसका मतलब आपका जो MRTS आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका क्या होगा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। इस चीज को शायद मैंने जब माइक्रो इकोनॉमिक्स की आपको मैराथन कराई थी उसमें भी आपको ये चीज करवाई थी, और ये चीज मैं आपको यहाँ पे हल्का सा डिफाइन कर देती हूँ कि ये हमने जब बोला MRTS L के बोला तो हमने DL बाई डी के लेना चाहिए, और MRTS KL बोला है तो DK बाई DL लेना चाहिए, है ना, ऐसा आपको लग रहा होगा, ये चीज आपकी होनी चाहिए। जबकि यहाँ पे हमने मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन फॉर कैपिटल एंड लेबर लिया, लेकिन फिर भी हमने L को ऊपर रखा और K को नीचे। जिसको पता है बहुत अच्छी बात है कि ऐसा क्यों हुआ है, और जिसको नहीं पता है उसको मैं बता देती हूँ।
ठीक है, कंफ्यूजन होता है और मैं ये मान के चलूंगी कि आपको नहीं पता है, क्योंकि अगर मैंने यही मान लिया कि आपको सब कुछ पता है तो फिर मेरे यहाँ पे बताने का क्या लॉजिक होगा। मैं यहाँ पे बताऊंगी क्या अगर मुझे ये लगेगा कि आप लोगों को तो आता ही है, ये तो इतनी सी आसान सी बात है। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल लेके बताती हूँ कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपको दे रखा है एक्स वाई, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, इस तरीके से लिखेंगे। बट ऐसा हम क्यों लिखेंगे, हम ऐसा क्यों नहीं लिखते चेंज इन एक्स अपॉन चेंज इन वाई, ऐसा क्यों नहीं लिखते? तो इसका रीजन पता है क्या है, सिंपल सी बात है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉर एक्स एंड वाई आपको क्या शो करता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। और जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स है उसे हम क्या कैसे लिखते हैं, डी यू बाई डी एक्स, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई को क्या लिखेंगे, डी यू बाई डी वाई लिखेंगे। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो आपका डी यू बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाय डी यू हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, डी वाई बाय डी एक्स बचा, मतलब चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स बचा। हम डेरिवेटिव ऐसे भी लिख सकते हैं और डेरिवेटिव के लिए हम चेंज का साइन भी लिख सकते हैं, एक ही तो बात है। तो चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, इसलिए हम इस तरीके से लिखते हैं। क्लियर है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो देखते हैं हम। हाँ, तो हमारा इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब चलते हैं हम 5th क्वेश्चन पे। एन ऑप्टिमम फर्म प्रोड्यूसेस अ लेवल ऑफ आउटपुट एट विच, एक ऑप्टिमम फर्म प्रोड्यूस करेगी लेवल ऑफ आउटपुट किस पॉइंट पे। तो देखो सबसे पहले ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है, कि क्या मतलब क्या है ऑप्टिमम का, क्या समझ में आता है। तो देखो ऑप्टिमम का मतलब ये होता है कि एक ऐसा आउटपुट लेवल, अगर आप प्रोड्यूसर हो तो आपके लिए बेस्ट सिचुएशन क्या है, ऑप्टिमम का मतलब आपके लिए बेस्ट सिचुएशन क्या है। बेस्ट सिचुएशन आपके लिए वो होगी जहां पे आपकी कॉस्ट क्या होगी, मिनिमाइज, और आपकी एफिशिएंसी क्या होगी, वो मैक्सिमाइज होगी, सबसे ज्यादा होगी। और ये कब हो सकता है, जब आपकी मार्जिनल कॉस्ट क्या हो, मिनिमम हो। तो जिस पॉइंट पे आपका मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट बराबर है, एमसी इज इक्वल टू एसी है, और ठीक है एमसी आपका मिनिमम है, तो वही आपके लिए क्या होगा वही आपके लिए क्या होगा, ऑप्टिमम पॉइंट होगा। ठीक है, तो अच्छा जहां पे हम क्या करते हैं, ये आपका क्या हो गया, ये आपका एसी हो गया, और हम कहते हैं व्हेन एमसी कट एसी फ्रॉम द बिलो, जब एमसी जो है मार्जिनल कॉस्ट जो है वो एवरेज कॉस्ट को उसके मिनिमम पे कट करता है, तो ऑप्टिमम पॉइंट क्या होगा, जहां पे आपका एवरेज कॉस्ट मिनिमम होगा, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट तो पहले ही मिनिमम जा चुका है, लेकिन हम इस मार्जिनल कॉस्ट को कट कहाँ करते हैं, जहां पे हमारी एवरेज कॉस्ट मिनिमम है, और उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, बेस्ट ऑप्टिमम पॉइंट जो है वो कहते हैं। सो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या होना चाहिए मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से बी नहीं सही होना चाहिए, क्या लगता है आप लोगों को, कंफ्यूजन हो गई मुझे भी इस बात में। An optimum firm produces a level of output at which MC is minimum or AC is minimum. Yes. तो ऑप्टिमम पॉइंट तो वही होते हैं जहां पे मार्जिनल कॉस्ट किसके बराबर हो, एवरेज कॉस्ट के बराबर हो, हमने वही देखा। ठीक है, इस पॉइंट पे आपका एवरेज कॉस्ट क्या होगा, मिनिमम होगा। तो मोस्ट एफिशिएंट प्रोडक्शन मेरे हिसाब से वही होना चाहिए जहां पे आपकी मिनिमम जो है वो एवरेज कॉस्ट होगी, तो ऑप्शन बी मेरे हिसाब से सही होना चाहिए। बाकी अगर आपको लगता है कि ए आ सकता है तो आप वो बताना मुझे। तो मेरे हिसाब से तो हम यही मानते हैं कि जहाँ पे MC कट AC फ्रॉम द बिलो और वेयर इट इज इक्वल, इट इज द बेस्ट ऑप्टिमम पॉइंट, और AC मिनिमम हो वहीं पे ही हम एफिशिएंट प्रोडक्शन जो है मानते हैं। मिनिमम AC पे, जब मिनिमम एवरेज कॉस्ट पे अगर आपकी प्रोडक्शन हो रही है तो वही एक फर्म के लिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का जो है वो पॉइंट माना जाता है। ठीक है, लॉन्ग रन में स्पेशली। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ज्यादा होच हो चुका है, एक सेकेंड रुको क्लियर कर देती हूँ, तो समझ ही नहीं आएगा कि चल क्या रहा है। यस, क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है अंडर कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल फैक्टर। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल में जो मार्जिनल प्रोडक्ट है इंडिविजुअल फैक्टर का, वो क्या होगा, वो इंक्रीज होगा, डिमिनिश होगा, कांस्टेंट रहेगा, या इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी हो सकता है। तो देखो यहाँ पे कई सारे लोगों को लगेगा कि कांस्टेंट होगा, बट कांस्टेंट नहीं होगा, इसका मेरे हिसाब से इसका आंसर होगा डिमिनिशेस। देखो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल का मतलब क्या होता है, मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां पे हम अगर इंक्रीज कर रहे हैं सारे इनपुट्स को एक सर्टेन प्रोपोर्शन में, अगर हम सारे इनपुट्स को एक सर्टेन प्रोपोर्शन में इंक्रीज करते हैं तो आउटपुट आपका जो है वो सेम प्रोपोर्शन से अगर इंक्रीज हो रहा है, उसी सेम प्रोपोर्शन से इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब वो क्या दे रहा है आपको, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल दे रहा है। लेकिन जब हम किसी एक आउटपुट को चेंज करें, अगर हम किसी एक इनपुट को अगर हम चेंज करें, कीपिंग द अदर इनपुट्स
कीपिंग द अदर इनपुट्स रिमेन्स कांस्टेंट, जो एक शॉर्ट टर्म बिहेवियर है ऑब्वियसली, तो हम इसका मतलब किसकी बात कर रहे हैं, हम इसका मतलब बात कर रहे हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स की, कि हमें क्या मिलेंगे अगर हमने एक इनपुट को चेंज किया और बाकी सब इनपुट्स को अगर हम कांस्टेंट रखते हैं तो हमें क्या मिलते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स जो है वो मिलते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जितने ज्यादा हम वेरिएबल फैक्टर्स लगाते जाएंगे, किसमें, फिक्स्ड फैक्टर्स में, जितने ज्यादा हम लेबर लगाते जाएंगे किसमें, मशीन में, कैपिटल पे, तो मार्जिनल प्रोडक्ट जो होगा फैक्टर का वो इवेंचुअली क्या करेगा, वो डिमिनिश करेगा, इंडिविजुअल फैक्टर का वो क्या करेगा, डिमिनिश करेगा। तो इवन सीआरएस के केस में मार्जिनल प्रोडक्ट इंडिविजुअल इनपुट्स के लिए क्या करता है, डिमिनिश करता है। तो ऑप्शन सी आपका क्या यहाँ पे होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 7th, the point of constraint bliss is the point of tangency between social indifference curve and utility possibility curve, indifference curve and budget line, production possibility curve and price line, या फिर utility possibility curve और production frontier। तो constraint bliss, सबसे पहले पॉइंट ऑफ कंस्ट्रेंट ब्लिस आपको क्या बताता है, द मोस्ट एफिशिएंट, सबसे ज्यादा एफिशिएंट एंड इक्विटेबल एलोकेशन किसका, रिसोर्सेज का, इक्विटेबल एलोकेशन किसका, रिसोर्सेज का, बिटवीन द इंडिविजुअल्स गिवन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज ऑफ द इकोनॉमी की प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज क्या है, हमें उसमें क्या करना है, बहुत ही एफिशिएंट और इक्विटेबल जो है वो रिसोर्सेज का एलोकेशन करना है। तो यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर आपको क्या शो करता है, यूटिलिटी पॉसिबल फ्रंटियर शो करता है आपका एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन, कि आप कितनी एफिशिएंटली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो यूटिलिटी को बिटवीन द टू इंडिविजुअल्स बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन एफिशिएंसी। और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर आपको क्या शो करता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर आपको शो करता है कि आपने कितना एफिशिएंट आउटपुट का कॉम्बिनेशन बनाया है जो एक इकोनॉमी जो है प्रोड्यूस कर सकती है। तो कंस्ट्रेंट ब्लिस वहीं अकर होता है जहां पे ये कलेक्टिव यूटिलिटी आपको मिल जाए, कलेक्टिव वेलफेयर जहां आपको मैक्सिमम मिल जाए, अचीव हो जाए, प्रोडक्शन लिमिट हो जाए। तो इसका मतलब जिस पॉइंट पे आपका यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जो है वो टेंजेंट होगा किसके, पीपीएफ के, उस पॉइंट पे आपका क्या होगा, कंस्ट्रेंट ब्लिस, वो आपका पॉइंट होगा। तो इसके हिसाब से ऑप्शन डी आपका क्या होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यस, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, अ मोनोपोली फर्म वुड बी इन इक्विलिब्रियम एट अ पॉइंट ऑन इट्स डिमांड कर्व वेयर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज। मोनोपोली फर्म क्या होती है, मोनोपोली फर्म मतलब वो फर्म जहां पे सिर्फ क्या है, जहां पे देयर इज अ सिंगल सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, वो आपकी मोनोपोली हो गई। और मोनोपोली फर्म मैक्सिमाइज कर सकती है अपना प्रॉफिट कहाँ पे, वहीं जहां पे मार्जिनल रेवेन्यू किसके बराबर हो, मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो। और मार्जिनल रेवेन्यू जो होगा मोनोपोली का वो रिलेट करेगा किससे, उसकी इलास्टिसिटी से। तो मार्जिनल रेवेन्यू का सिंपल सा फॉर्मूला क्या आएगा, प्राइस या फिर एवरेज रेवेन्यू 1 - 1 अपॉन इलास्टिसिटी, ये इसका फॉर्मूला होगा। तो इंश्योर करने के लिए कि हमारा मार्जिनल रेवेन्यू क्या रहे, हमेशा मोनोपोली क्या चाहेगी कि हमारा रेवेन्यू जो है वो पॉजिटिव रहे, तो इलास्टिसिटी मस्ट भी क्या होनी चाहिए, इलास्टिसिटी मस्ट बी ग्रेटर देन 1। डिमांड क्या होनी चाहिए, इट मस्ट बी इलास्टिक। देखो अगर इट इज ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब क्या है, एमआर आपका क्या है, पॉजिटिव है। फर्म इंक्रीज कर सकती है अपना टोटल रेवेन्यू अपने प्राइस को लोअर करके। अगर आपकी इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 के बराबर है, मतलब उस पॉइंट पे आपका मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, 0 है, मतलब टोटल रेवेन्यू मैक्सिमाइज तो हो रहा है बट प्रॉफिट नहीं हो सकता। रेवेन्यू तो मैक्सिमाइज हो रहा है बट प्रॉफिट आपका नहीं होगा। अगर आपकी इलास्टिसिटी लेस देन 1 है मतलब आपका मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, वो नेगेटिव है। मतलब अगर आप प्राइस लो करते हो तो आपका रिवेन्यू भी क्या होगा, रिवेन्यू भी उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आप यहाँ पे एग्जांपल लेके जो है वो सॉल्व भी कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा। तो 8th क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या होगा कि मोनोपोली फर्म इक्विलिब्रियम में कब होगी, किस पॉइंट पे, जहां पे उसकी इलास्टिसिटी क्या होगी, जहां पे उसकी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी। उस पॉइंट पे मोनोपोली फर्म क्या करेगी, अपना रिवेन्यू जो है वो मैक्सिमम कर सकती है। देखो इसका मैंने आपको शायद फॉर्मूले बताए हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने आपको ये फॉर्मूला शायद बताया भी था, प्राइस इलास्टिसिटी और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। मैं बता देती हूँ, नहीं बताया तो शायद। देखो
ये फॉर्मूले भी लिख लेना, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होगा, प्राइस 1 माइनस 1 अपॉन इलास्टिसिटी, या फिर अभी डायग्राम से भी बता दूंगी, या फिर हम कह सकते हैं मार्जिनल रेवेन्यू, प्राइस को हम और क्या कहेंगे, एवरेज रेवेन्यू 1 माइनस 1 अपॉन ई, या फिर हम फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इलास्टिसिटी अपॉन इलास्टिसिटी माइनस 1। हाँ, या फिर हम फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू ई माइनस 1 अपॉन ई का मतलब इलास्टिसिटी। देखो डायग्राम बता देती हूँ, ऑलरेडी मैंने माइक्रो की मैराथन में ये करवाया भी था। ये आपका क्या है, एवरेज रेवेन्यू, इस साइड आपका क्या हो गया, मार्जिनल रेवेन्यू हो गया, ठीक है। अब अगर आपकी इलास्टिसिटी इंफिनिटी है तो उस पॉइंट में आपका मार्जिनल रेवेन्यू किसके बराबर होगा, एवरेज रेवेन्यू के बराबर। इस पॉइंट पे आपका इलास्टिसिटी क्या होगी, इंफिनिटी, और मार्जिनल रेवेन्यू किसके बराबर आ जाएगा, एवरेज रेवेन्यू के बराबर। तो आप इलास्टिसिटी कैलकुलेट करोगे तो वो आपकी इंफिनिटी होगी। अगर आपकी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब आपका मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। ये जो आपका पॉइंट है, ये पॉइंट इलास्टिसिटी यहाँ क्या है, ग्रेटर देन 1 है, यहाँ पे इलास्टिसिटी क्या है, ग्रेटर देन 1 है, मतलब आपका मार्जिनल रेवेन्यू भी क्या है, ग्रेटर देन 0 जा रहा है, और एवरेज रेवेन्यू भी इस पॉइंट पे क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन जहां आपकी इलास्टिसिटी 1 के इक्वल है, इस पॉइंट पे आपकी इलास्टिसिटी क्या है, 1 के इक्वल। तो जब इलास्टिसिटी आपकी 1 के इक्वल होगी तो इसका मतलब आपका मार्जिनल रेवेन्यू किसके बराबर है, मार्जिनल रेवेन्यू आपका 0 के बराबर है, ठीक है। और अगर आपकी इलास्टिसिटी लेस देन 1 है, मतलब ये जो आपका पॉइंट है जहां पे आपकी इलास्टिसिटी क्या है, लेस देन 1 है, इस पॉइंट पे आप क्या देख रहे हो, आपका मार्जिनल रेवेन्यू लेस देन 0 है, नेगेटिव पे चला गया, एआर आपका अभी भी क्या है, पॉजिटिव है, क्लियर है। अगर आपकी इलास्टिसिटी मान लो 0 आ जाती है तो उस पॉइंट पे भी आपका मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा, लेस देन 0, और एवरेज रेवेन्यू क्या हो जाएगा, 0, क्लियर है। देखो एक सिंपल सी बात बताती हूँ, मान लो 2 गुड है, एक गुड है 1 और एक गुड है 2, अगर उन दोनों की इलास्टिसिटी, 2 मार्केट है और दोनों की इलास्टिसिटी क्या है, बराबर है, ठीक है। तो मतलब जो आपका प्राइस 1 है और प्राइस 2 है वो आपको क्या रखने पड़ेंगे, बराबर रखने पड़ेंगे, मतलब आप यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। मोनोपोली जो है वो प्राइस में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। लेकिन मान के चलो अगर 1 की इलास्टिसिटी ज्यादा है किसके, 2 से, तो आप किसका प्राइस जो है वो ज्यादा रख सकते हो, सोचने वाली बात है। इलास्टिसिटी होने का मतलब क्या होता है, इलास्टिसिटी होने का मतलब होता है कि कितनी जल्दी जो है वो प्राइस चेंज हो जाएगा, सॉरी कितनी जल्दी प्राइस के चेंज होने से डिमांड चेंज हो जाएगी। तो अगर मुझे पता है कि 1 की इलास्टिसिटी ज्यादा है, अगर मैंने इसके प्राइस थोड़े से भी बढ़ाए तो इसकी डिमांड क्या हो सकती है, कम हो सकती है। तो मैं इलास्टिसिटी प्राइस किसके ज्यादा रख सकती हूँ, 2 के ज्यादा रख सकती हूँ ना, क्योंकि वो लेस इलास्टिक है, मतलब मैं प्राइस बढ़ाऊंगी तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा मेरी डिमांड पे। लेकिन अगर मैंने 1 के प्राइस इंक्रीज कर दिए तो मेरी डिमांड पे फर्क पड़ेगा, मुझसे कम लोग वो चीज जो है परचेज करेंगे। तो उस पॉइंट पे जिसकी कम इलास्टिसिटी होगी उसके प्राइसेस क्या रख सकते हैं, ज्यादा रख सकते हैं, ठीक है। अगर इलास्टिसिटी आपकी किसी भी प्रोडक्ट की ज्यादा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके प्राइसेस जो है वो लो करने पड़ेंगे, क्लियर है। ये जो है किसका था, मोनोपोली के क्वेश्चंस जो है वो यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे, आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे वो भी, और अगर आपका यहाँ से क्वेश्चन आता है MRAR से तो वो भी, ठीक है। तो मोनोपोली फॉर्म इक्विलिब्रियम में होगी जहाँ पे जो उसका डिमांड कर्व होगा, जहाँ पे उसकी इलास्टिसिटी क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी, इस पॉइंट पे, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। देखो मुझे ये थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, हालांकि आप समझ गए होंगे जहां तक मुझे लगता है। अगर अगर फिर भी अगर आप लोगों को रहता है ना कि नहीं डाउट रह गया, तो प्लीज वो चीज है ना आप मेंशन कर दिया करो कि मैम इस क्वेश्चन में डाउट रह गया, ये चीज आप दोबारा समझा देना, तो मैं दोबारा समझा दूंगी। अब मुझे ये थोड़ा ना पता है कि हम किस लेवल का आप लोग अब तक पढ़ के आ चुके हो, अगर स्टार्टिंग से पढ़ रहे होते तो भी मैं ये सोचती कि चलो पता है। देखो कंसेप्ट ऑफ क्वाजी रेंट, क्वाजी रेंट का सबसे पहले कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ये ध्यान में रहो, मार्शल ने। तो कंसेप्ट ऑफ क्वाजी रेंट का मतलब क्या है, रेंट ऑन लैंड, लैंड पे रेंट है। तो रेंट पे लैंड पे रेंट किसने कहा था, किसकी थ्योरी थी, रिकार्डियन की थ्योरी थी, ये ध्यान रखो। The return to factors of production, the return to factors which is not fixed in supply in short run, the return to factors which is fixed in supply in short run। तो क्वाजी रेंट का कॉन्सेप्ट जो है वो मार्शल ने दिया था, और क्वाजी रेंट में इन्होंने कहा था कि शॉर्ट रन में जो है रेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, और लॉन्ग रन में रेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। सरप्लस होगा आपको शॉर्ट रन कॉस्ट जो आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, और रेंट अक्रू हो सकता है किसको, रेंट अक्रू टू मशीन्स ओनली,
ऐसा मार्शल ने कहा था क्वाजी रेंट में कि रेंट जो है वो सिर्फ किसको मिलेगा, मशीन को मिलेगा। जबकि वहीं अगर हम रिकार्डो की बात करें तो इन्होंने बोला था कि रेंट जो है वो लैंड के हिसाब से मिलेगा। और जबकि मॉडर्न थ्योरी जो थी JS मिल की, उन्होंने कहा था कि रेंट जो है किसके बराबर होगा, आपकी एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफर अर्निंग के बराबर होगा। ठीक है, तो अभी तो हम क्वाजी रेंट की बात कर रहे हैं, तो क्वाजी रेंट के केस में जो है आपको जो मिलेंगे वो किस में मिलेंगे, शॉर्ट रन में आपको मिलेंगे। तो रिटर्न्स टू फैक्टर्स विच इज फिक्स्ड इन सप्लाई इन शॉर्ट रन, उन्हीं फैक्टर्स को जो आपके शॉर्ट रन में क्या है, फिक्स्ड है, उसी में ही आपको क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा। और लॉन्ग रन में वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन डी आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम। A situation in which it is possible to make someone better off without making anyone worse off is said to be. क्वेश्चन क्या है, a situation in which it is possible to make someone better off without making anyone worse off is said to be. Pareto optimal, Pareto inefficient, Pareto efficient या फिर Pareto indifference, कौन सी सिचुएशन जो है वो आपकी सही होगी। पेरेटो एफिशिएंट या पेरेटो सुपीरियर का मतलब क्या होता है, एक ऐसी, पेरेटो एफिशिएंट का मतलब या फिर पेरेटो सुपीरियर का मतलब एक ऐसी इकोनॉमिक स्टेट जहां पे रिसोर्सेज जो है वो आप रीअलोकेट नहीं कर सकते टू मेक वन इंडिविजुअल बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग एट लीस्ट वन इंडिविजुअल वर्स ऑफ, विदाउट मेकिंग एट लीस्ट वन इंडिविजुअल वर्स ऑफ। तो वो तो हो गई आपकी किसकी सिचुएशन, पेरेटो एफिशिएंट की सिचुएशन। लेकिन यहाँ पे बोलेंगे विदाउट मेकिंग एनी वन वर्स ऑफ, तो ये किसकी सिचुएशन होगी, ये होगी पेरेटो इनएफिशिएंट की सिचुएशन। ठीक है, जस्ट अपोजिट होगा उसके, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल इनकम इज इक्वल टू, नेशनल इनकम जो है वो किसके इक्वल होगा, तो नेशनल इनकम जो है वो बराबर होता है NNPFC के। ये आप कैलकुलेट भी करते होंगे नेशनल इनकम के 3 मेथड से। तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर पोस्ट, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर पोस्ट, ऑप्शन ए आपका क्या है, बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। यस, डिफरेंस बिटवीन नेशनल प्रोडक्ट एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल में और डोमेस्टिक में किसका डिफरेंस होता है, तो नेशनल और डोमेस्टिक में डिफरेंस होता है फैक्टर इनकम का, जो हमारी नेट फैक्टर इनकम है फ्रॉम अब्रोड। नेट फैक्टर इनकम, अगर सिर्फ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड दे रखा होता तो वो आंसर नहीं होता, ध्यान रखना। NFIA जो है वो करेक्ट आंसर होगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड आंसर होगा, मतलब फ्रॉम में से 2 को माइनस करेंगे तो आपकी क्या आती है, नेट फैक्टर इनकम, तो वो आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। डेप्रिसिएशन तो जब होता है ना, जब आपको जो है ग्रोस दे रखा होता है, तो ग्रोस से नेट पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। अगर हमें ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज दे रखा होता, तो अगर हमें मार्केट प्राइस दे रखा होता और हमें फैक्टर कॉस्ट पे जाना पड़ता, तो हम क्या माइनस करते, माइनस करते नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे आता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी से। ठीक है, बट हमें यहाँ पे क्या पूछा है, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है, तो हम क्या करेंगे, NFIA माइनस करेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कहता है फॉर अ लीनियर कंजम्पशन फंक्शन पासेस थ्रू द ओरिजिन। अगर हमारा कंजम्पशन फंक्शन जो है वो ओरिजिन से पास कर रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा। देखो, जनरली हमने जो कंजम्पशन फंक्शन देखा है 11-12 तक, उसमें क्या देखा है कि ये जो हमारा C है वो यहाँ से पास कर रहा है, क्योंकि हमारी कंजम्पशन कभी जीरो नहीं हो सकती। बट ये आपका शॉर्ट टर्म केन्सियन कंजम्पशन फंक्शन था। शॉर्ट टर्म की बात करता है कि आप जो है कंजम्पशन जो है वो किसके इक्वल होगी, C बार प्लस BY, मतलब आपकी एक ऑटोनोमस कंजम्पशन होगी ही होगी वेदर योर इनकम लेवल इज जीरो। तो इनकम लेवल ऑफ जीरो पे भी आप जो कंजम्पशन कर रहे हो वो आपकी क्या है, ऑटोनोमस कंजम्पशन है। इस वजह से हमारा जो है ये नॉन लीनियर पंक्ता था। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है कि अगर आपका लीनियर कंजम्पशन फंक्शन है, मतलब ओरिजिन से पास हो रहा है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो आपकी कंजम्पशन होगी वो सीधा किसके इक्वल होगी, BY के इक्वल होगी। इसका मतलब इस केस में आपकी कंजम्पशन जो है वो किसके इक्वल होगी, सीधा BY के इक्वल होगी। C इज इक्वल टू C बार प्लस स्मॉल BY के इक्वल तो हो नहीं सकती, ऑटोनोमस कंजम्पशन तो यहाँ पे है ही नहीं। तो इस केस में जो आपकी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, वो आपकी किसके बराबर हो गई, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बराबर ही है। कि आपकी पर पर्सन जो है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ले यहाँ पे न्यूमेरिकली सॉल्व करके दिखा देते हैं। देखो, अगर आपको लाइन पास कर रही है ओरिजिन से, तो इसका मतलब जो आपकी C बार है वो किसके बराबर है, वो आपकी जीरो के बराबर है। मतलब जो आपकी कंजम्पशन है वो किसके बराबर आ गई, BY के बराबर आ गई। अगर हम अब लें APC, क्योंकि यहाँ पे APC और MPC का पूछा है, तो APC का मतलब क्या होता है, कंजम्पशन अपॉन इनकम होता है।
इसका मतलब अगर हम इस बी वाई को भी, अगर हम इस पूरी इक्वेशन को y से डिवाइड कर देते हैं, तो हमने c बाय y किया, तो बी वाई बाय वाई किया, तो y से y क्या हो गया, कैंसिल। और c बाय वाई किसके बराबर होता है, apc के बराबर। और b का मतलब क्या होता है, mpc होता है। तो apc किसके बराबर है, इसका मतलब mpc के बराबर है। ठीक है, ये apc रहनी है। तो अगर हम इस पूरी इक्वेशन को y से डिवाइड कर देते हैं, तो आपकी इक्वेशन क्या शो करेगी कि आपकी apc और mpc क्या है, इक्वल है। कंजम्पशन फंक्शन कहाँ से पास हो रहा है, ओरिजिन से। तो ऑप्शन सी आपका क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोफिशिएंट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। यस, जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है के उसका कोफिशिएंट क्या होगा, मतलब हम मल्टीप्लायर कैसे निकालते हैं, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, या फिर हम मल्टीप्लायर कैसे निकाल सकते हैं, 1/1 माइनस एमपीसी, या फिर हम कह सकते हैं 1/एमपीएस। मतलब मल्टीप्लायर में और सेविंग एमपीएस में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। ये शो कर रहा है कि अगर आपकी सेविंग ज्यादा होगी तो इसका मतलब आपकी कंजम्पशन कम होगी, कंजम्पशन कम होगी तो आपकी फिर फर्दर इन्वेस्टमेंट कम होगी और इनकम कम होगी, मतलब मल्टीप्लायर आपका कम होगा, है ना। सॉरी, हाँ, मल्टीप्लायर कम होगा। अगर आपकी सेविंग्स ज्यादा है तो मल्टीप्लायर कम, अगर सेविंग कम है आपकी तो मल्टीप्लायर क्या है, ज्यादा। सेविंग कम है मतलब आप क्या कर रहे हो, कंजम्पशन, मतलब फर्दर इन्वेस्टमेंट, मल्टीप्लायर आपका ज्यादा। तो इनवर्सली रिलेटेड है किसके, एमपीएस के, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव के इनवर्सली रिलेट करता है आपका मल्टीप्लायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, द बुक, एक सेकेंड ये इरेज कर देते हैं। द बुक एन आउटलाइन ऑफ मनी वॉज रिटन बाय, किसने लिखी है ये बुक, जीएफ क्राउथर, जेएम केन्स, जॉन रॉबिन्सन, जॉन नैश। तो क्राउथर ने, जीएफ क्राउथर ने ये बुक लिखी है, और बैरोन क्राउथर, दोनों ने ही, जियो फ्रे क्राउथर और बैरोन क्राउथर, इन दोनों ने ये बुक लिखी है। ठीक है ना, एंड मतलब इन्होंने ये बुक लिखी है आउटलाइन ऑफ मनी। तो ऑप्शन ए आपका क्या है यहाँ पे, बिल्कुल सही है। क्लियर है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, 16 देखते हैं। यस, द इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट ऑफ आईएस एंड एलएम। आईएस और एलएम का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, ये एलएम है, ये आईएस है। इस इंटरसेक्शन के पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम गुड मार्केट में, मनी मार्केट में, लेबर मार्केट में, या बोथ ए एंड बी। तो अगर हम बात करें आईएस एलएम की, तो आईएस एलएम इन, आईएस हमें क्या शो करता है, इक्विलिब्रियम इन गुड मार्केट, और एलएम हमें क्या शो करता है, इक्विलिब्रियम इन मनी मार्केट। तो दोनों को मिला के जहां पे दोनों इक्वल होंगे, जहां पे हमारा आईएस और एलएम जो है कट करेगा, वो पॉइंट हमारा क्या होगा, इक्विलिब्रियम का। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो गया। बट यहाँ पे ये ध्यान देना अच्छे से कि एलएम जो है वो हमारा क्या होता है, स्टॉक वेरिएबल होता है, और जो हमारा आईएस होता है वो हमारा फ्लो वेरिएबल होता है। तो ये स्टॉक और फ्लो वेरिएबल है, क्वेश्चन ये आ सकता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, आई एलएम आपका स्टॉक वेरिएबल है, मनी सप्लाई की बात कर रहा है, और आईएस आपका क्या है, आईएस आपका फ्लो वेरिएबल है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। अ ग्रोइंग कंट्री इज वन विथ, एक कंट्री ग्रो कर रही है तो कैसे, राइजिंग जीएनपी कांस्टेंट प्राइस पे, कांस्टेंट जीएनपी कांस्टेंट प्राइस पे, राइजिंग जीएनपी करंट प्राइस पे, या कांस्टेंट जीएनपी करंट प्राइस पे। तो सीधी सी बात है, अगर एक कंट्री ग्रो हो रही है तो इसका मतलब क्या है, देयर इज इंक्रीज इन रियल जीएनपी। और रियल जीएनपी का मतलब क्या है, कांस्टेंट प्राइस पे जब आपकी जीएनपी जो है वो राइज करती है, तो राइजिंग जीएनपी एट कांस्टेंट प्राइस, मतलब ये रिमूव कर रहा है किसके इफेक्ट को, रियल। हमने करंट ना लेके रियल लिया है, इसका मतलब हम किसका इफेक्ट हटा रहे हैं, इसका मतलब हम इन्फ्लेशन का इफेक्ट हटा रहे हैं। ठीक है, ताकि हमें एक्चुअल में पता चले कि हमारे आउटपुट में कितना इंक्रीज हुआ है, और जितना आउटपुट पे इंक्रीज हुआ है इसका मतलब उतनी ही हमारी इकोनॉमी में प्रोडक्शन हुई है, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन उतना ही ज्यादा है। क्योंकि जीएनपी अगर हम करंट प्राइस पे लेते हैं तो ये हमें इन्फ्लेशन शो करता है, ना कि एक्चुअल ग्रोथ शो करता है। और इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब ही क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है कि हमारे रियल आउटपुट में कितना इंक्रीज हुआ है, और वो हम कैसे चेक करते हैं, कांस्टेंट प्राइस पे। तो ऑप्शन ए आपका क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। इन्फ्लेशनरी गैप अराइजेस व्हेन, इन्फ्लेशन कब होता है, जब आपकी सीधी सी बात है एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से। जब सप्लाई करने के लिए 10 चीजें हैं और बाहर लोग खड़े हैं 20 लोग उसकी डिमांड कर रहे हैं, तो जो प्राइस ज्यादा दे देगा उसी के पास वो प्रोडक्ट चला जाएगा।
सीधी सी बात है। और डिफ्लेनेशनरी गैप कब अराइज होता है, प्राइस मतलब प्राइसेस कब फॉल करते हैं, जब आपकी सप्लाई कम है, सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है। यहाँ पे 20 लोग खड़े हैं देने के लिए और डिमांड सिर्फ 10 की ही है, तो ये बंदा जो सेल कर रहा है वो ये सोचेगा ना कि भाई जितने में भी जाए बस खरीद ले कोई ना कोई, तो यहाँ पे प्राइसेस क्या हो जाएंगे, कम। तो ये आपको क्या शो करेगा, ये आपका डिफ्लेनेशनरी गैप है, इसकी वजह से डिफ्लेनेशनरी गैप जो है वो अराइज होगा। तो इन्फ्लेशनरी गैप अराइज व्हेन एक्सेस एग्रीगेट डिमांड ओवर एग्रीगेट पोटेंशियल डिमांड ड्यूरिंग द फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट पे आपकी पोटेंशियल डिमांड जो है हो सकती है उससे ज्यादा आपकी क्या है, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है। तो ऑप्शन ए आपका क्या है, बिल्कुल सही है। बाकी ऑप्शन पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है, आसान सा क्वेश्चन था। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। The practice of charging each consumer the reservation price is known as। practice of charging each consumer the reservation price, उसे हम क्या कहेंगे, पीक लोड प्राइसिंग, फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, सेकंड डिग्री या फिर थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, उसे हम क्या कहेंगे, कौन सी डिग्री का प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है वो यहाँ पे हो रहा है, ये बताना है आपको। तो देखो सबसे सिंपल सी बात है कि यहाँ पे जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो किसका हो रहा है, वो फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है वो यहाँ पे हो रहा है। अब आप कहोगे सेकंड या थर्ड क्यों नहीं हो रहा है, तो देखो फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है किसके बेसिस पे, यूनिट के बेसिस पे। सेकेंड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किसके बेसिस पे होता है, क्वांटिटी के बेसिस पे, ध्यान रखेंगे। और थर्ड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किसके बेसिस पे होता है, ग्रुप के बेसिस पे होता है थर्ड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सो द प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग ईच कंज्यूमर the practice of charging each consumer the reservation price is known as first degree price discrimination या second degree या third। तो वो क्या होगा हमारा, उसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। यूनिट के बेसिस पे जो है जब प्राइसेस चार्ज हो रहे हैं, मतलब इस सिनेरियो में सेलर को पता है कि वो मैक्सिमम प्राइस हर एक इंडिविजुअल कस्टमर से ले सकता है क्योंकि वो विलिंग टू पे है, ये उसके रिजर्वेशन प्राइसेस हैं, तो वो एग्जैक्ट उनसे वो अमाउंट चार्ज कर सकता है और पूरा का पूरा कंज्यूमर सरप्लस जो है वो उस सिचुएशन में उसे जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। सो इसे हम और क्या कहते हैं, इसे हम परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी कहते हैं। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे क्या है, बिल्कुल सही है, क्लियर है। अच्छा अब रिजर्वेशन प्राइस का अगर आपको नहीं मतलब पता तो वो मैं बता देती हूँ कि शायद यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है। रिजर्वेशन प्राइस का मतलब होता है जो हाईएस्ट प्राइस एक कंज्यूमर विलिंग है पे करने के लिए, गुड्स के लिए जो हाईएस्ट प्राइस एक कंज्यूमर विलिंग है पे करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, रिजर्वेशन प्राइस कहते हैं, ठीक है। और फर्स्ट डिग्री में क्या होता है, इसमें यही होता है इस टाइप ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में कि सेलर का एम होता है कि चार्ज करना हर एक कंज्यूमर से उसका स्पेसिफिक रिजर्वेशन प्राइस, मतलब उसका हाईएस्ट विलिंग वो कितना देने को तैयार है। तो ये अलाउ करता है सेलर को कि वो जितना चाहे उतना रेवेन्यू यहाँ से जो है वो कमा सकता है क्योंकि उसे पता है कि कंज्यूमर मैक्सिमम इतना पे करने के लिए जो है वो तैयार है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें तो एंटीक डीलर्स जो होते हैं, जो ये बोली वगैरह लगा रहे हैं एंटीक चीजों की, तो उनको पता है ना कि ये हाई से हाई कितना जा सकता है, तो ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर सरप्लस जो है वो एक उसको मिल जाएगा, प्रोड्यूसर वो मार्केट को, मतलब उस फर्म को। नाउ इन्फ्लेशन इज अनजस्ट, डिफ्लेशन इज इनएक्सपीडिएट, ऑफ द टू डिफ्लेशन इज वर्स, हु सेड इट, किसने ये बात जो है वो कही है। तो जेएम केन्स ने डिफाइन किया है, एम्फसाइज किया है कि डेंजर है चाहे इन्फ्लेशन अनजस्ट हो, डिफ्लेशन इनएक्सपेक्टेड, चाहे इन्फ्लेशन हो डिफ्लेशन हो, दोनों ही सिचुएशन हमारे लिए क्या है, खराब है। ये किसने कहा है, जेएम केन्स ने। उसने ये आर्ग्यू किया है कि इन्फ्लेशन जो है वो किसको हार्म करता है, वो सेवर्स को हार्म करता है, और डिफ्लेशन की वजह से क्या आ जाती है, डिफ्लेशन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट आ जाती है, इकोनॉमिक डिप्रेशन आ जाता है। तो ये कोट है केन्स का जिसने हाईलाइट किया है कि डिफ्लेशन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी में एक हॉल्ट की तरह, एक बैरियर की तरह काम करता है जो उसे और भी ज्यादा क्या कर सकता है, डेंजरस बना सकता है। दैट इज ऑप्शन बी आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर ऑफ कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन इज बेस्ड ऑन, कमर्शियल बैंक कितनी ज्यादा क्रेडिट जो है वो क्रिएट कर सकता है, ये पावर किस पे डिपेंड करती है, जो सिक्योरिटीज है उसके पास, या नथिंग स्पेसिफिकली हम कुछ नहीं कह सकते, या जो टोटल एसेट्स है, या जो कैश डिपॉजिट है। तो हमें पता है कि 1/CRR जो है, 1/कैश रिजर्व रेशियो क्या है इनका, क्रेडिट क्रिएशन। तो जितना कैश डिपॉजिट जो है बैंक के पास है उसी के बेसिस पे तो डिसाइड होगा कि कमर्शियल बैंक कितना जो है फर्दर क्रेडिट क्रिएट कर सकती है। सिक्योरिटी के बेसिस पे थोड़ा ना क्रेडिट दे देगी लोगों को, ना अपनी एसेट्स के बेसिस पे देगी। तो जितना डिपॉजिट आएगा उसी के बेसिस पे फर्दर जो है क्रेडिट क्रिएट करेगी, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द फिलिप्स कर्व शो द ट्रेड ऑफ बिटवीन। फिलिप्स कर्व जो है वो ट्रेड ऑफ दिखाता है किसके बीच में, वेज रेट एम्प्लॉयमेंट, वेज रेट अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन एम्प्लॉयमेंट या इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट। तो फिलिप्स कर्व शो करता है इनवर्स रिलेशनशिप दैट देयर इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, कि अगर आपका इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, ऐसा जो है फिलिप्स कर्व जो है कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट फॉल होगा, वेजेस और प्राइसेस बढ़ेंगे जिसकी वजह से इन्फ्लेशन होगा, और वाइस वर्सा। तो फिलिप्स कर्व डिपिक्ट करते हैं कि यस देयर इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन डी। बट हालांकि इसके अलावा मोनेटरिस्ट का भी व्यू है, क्लासिकल्स का भी व्यू है, तो वो व्यू भी आप देख सकते हो, और मैक्रो इकोनॉमिक्स की मैराथन में मैंने ये करवाया है, पार्ट 2 में होगा तो आप देख लेना, ठीक है। मैंने वैसे भी कहा है पीजीटी वालों को कि मैराथन्स जो है वो सारी यूनिट्स की एक बार देख के जाना, ठीक है, इससे आपका जो लेवल है वो और भी ज्यादा जो है वो अप हो जाएगा, और ऐसे जो छोटे मोटे क्वेश्चन है वो आप आसानी से कर पाओगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, 22 क्वेश्चंस। आगे जो भी आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट का अगर आपको पर्टिकुलर स्टेट का अगर आपको कुछ करवाना है, क्वेश्चन सोल्व करवाने हैं, तो वो मुझे बता देना, और जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, टेक केयर एंड बाय बाय।